नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हमारे गुरुकुल स्टडी कैंपस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की श्रेणियां, डिफरेंट सीरीज फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से निश्चित ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे। श्रेणियां कैसे बनती हैं, श्रेणियां कितने प्रकार की होती हैं, इनकी खोज किसने किया? तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की श्रेणियां। बोर का परमाणु मॉडल आप लोग पढ़े, नील बोर का परमाणु मॉडल। नील बोर के परमाणु मॉडल से रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या हुई और परमाणु को स्टेबल भी किया जा सका। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की श्रेणियां आप लोग पढ़े हुए थे। बोर के परमाणु मॉडल में 1/λ = R 1/n1² - 1/n2²। ये फार्मूला आप लोग पढ़े हुए थे। इसी से ये जो फार्मूला है, इसमें 1/λ को हम वेव नंबर कहते हैं, तरंग संख्या कहते हैं। R जो होता है वह रीडबर्ग कांस्टेंट होता है। n1 और n2 जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली तो ऊर्जा स्तर है, एनर्जी लेवल है। ठीक, तो इसी की सहायता से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी श्रेणियों की व्याख्या हुई है। तो इसके लिए क्या है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता क्या है, हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रम कैसे होता है, आप लोग जानते हो कि साधारणतः सभी परमाणु, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं और ये चीज है, ये आप लोगों को लर्न होना चाहिए। साधारणतः यूजुअली सामान्यतः हाइड्रोजन के सभी परमाणु जो होते हैं वो अपने मूल ऊर्जा स्तर में होते हैं। जब परमाणु को बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है तो वह अपने किसी निश्चित कक्षा वाली नीचे ऊर्जा स्तर से ऊंचे ऊर्जा स्तर या उत्तेजित ऊर्जा स्तर में चला जाता है और वहां पर 10⁻⁸ सेकंड तक ठहर कर तुरंत अपनी नीची कक्षा में वापस लौट आता है और लौटते समय विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। माना ऊंचे कक्षा की ऊर्जा E1, नीचे कक्षा की ऊर्जा E1 और ऊंचे कक्षा की ऊर्जा E2 है, तो ऊर्जा में जो परिवर्तन है डेल्टा E = E2 - E1, डेल्टा E = E2 - E1। और आप लोग फार्मूला पढ़े थे कि हाइड्रोजन की n कक्षा की ऊर्जा En = -RHc क्या होता है n²। तो n की जगह पे 1 रख दो, -RHc n1²। E2 क्या होगा, -RHc n2²। ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब E1 और E2 के मान को क्या करेंगे, आप यहां पर रखेंगे। E1 और E2 के मान को यहां पे रखेंगे। डेल्टा E = E2 का मान क्या है, -RHc n2², माइनस E1 का मान क्या है, -RHc n1²। अब देखिए भाई, -RHc n2² माइनस माइनस प्लस RHc n1²। अब आप लोग RHc कॉमन ले लेंगे, ये माइनस है प्लस है, इसको पहले लिख दीजिए 1/n1² - 1/n2²। ये क्या है, डेल्टा E की वैल्यू है ना। और आप लोग बताएं डेल्टा E = क्या होता है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से
इक्वल टू एच न्यू होता है। अब आप लोग एच एच क्या करिए, कैंसिल कर दीजिए। अब न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा इक्वल टू आर सी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब सी सी काट दीजिए, सी सी कट गया तो 1/लेमडा इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फार्मूला जो मैं अभी डायरेक्ट लिखा हुआ था, अभी हम ये फार्मूला लिखे हुए थे और देखिए इस फार्मूले को आप लोगों ने क्या कर लिया, डिराइव कर लिया। यही जो फार्मूला है, इस फार्मूले से विभिन्न प्रकार की श्रेणियों की व्याख्या की गई और ये जो है कि हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफल रहा और परमाणु को स्थायित्व करने में सफल रहा। तो इसके आधार पर अब हम विभिन्न प्रकार की श्रेणियों को बताएंगे कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी श्रेणियां मिलती हैं, उस पे मैं टिप्पणी करने जा रहा हूं। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में 5 प्रकार की श्रेणियां पाई जाती हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 प्रकार की श्रेणियां पाई जाती हैं। नंबर 1 लाइमन श्रेणी, नंबर 2 बामर श्रेणी, नंबर 3 पाश्चन श्रेणी, नंबर 4 ब्रैकेट श्रेणी, नंबर 5 फुंड श्रेणी। ये आप लोग को सीरियल वाइज याद होना चाहिए। आगे बता देते हैं एग्जामिनेशन में 1 से 2 नंबर आप लोग कैसे ले लेंगे। आप लोग अनुसार पेपर देख सकते हैं, हर साल इससे क्वेश्चन पूछा गया है। एक भी वर्ष ऐसा नहीं है कि जिस वर्ष इससे कोई न कोई क्वेश्चन न किया गया हो। इंटरमीडिएट, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी टीजीटी, पीजीटी सभी प्रतियोगी एग्जाम में फिजिक्स से ये क्वेश्चन पूछा गया है इस पे। तो लाइमन श्रेणी, अब आप इसकी इंग्लिश भी वही होती है, लाइमन LYM, लाइमन सीरीज, LYMAN, लाइमन सीरीज। बामर की स्पेलिंग होती है बालमर, BALMER, बालमर सीरीज। पाश्चन, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड, फुंड को पफुंड कहते हैं, PFUND, पफुंड सीरीज होती है। तो लाइमन, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी। लाइमन श्रेणी के खोजकर्ता वैज्ञानिक लाइमन थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, लाइमन सीरीज पड़ा। और बामर श्रेणी के जो है कि खोजकर्ता कौन थे, बामर थे। यानी सबके खोजकर्ताओं के नाम पर जो है कि श्रेणियों का नाम पड़ा। लाइमन सीरीज ये सब वैज्ञानिकों के नाम है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या लेते हैं, ऊर्जा स्तर को हम लोग कैसे लिखते हैं, इस बात को आप लोग देखिए, बहुत ही जरूरी चीज है। ये देखिए पहले हम लिख देते हैं 1/लेमडा इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फार्मूला आता है। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, n1 बराबर 1, n2 बराबर 2, 3, 4 डॉट 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 n ले सकते हैं। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, n1 इक्वल टू 2 और n2 इक्वल टू 3, 4, 5 डॉट 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 n। इसमें हम लोग n1 बराबर 3, n2 बराबर 4, 5, 6 डॉट 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 n1 इक्वल टू 4
और N2 इक्वल टू 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, N1 इक्वल टू 5, N2 इक्वल टू 6 7 8 डॉट 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 डॉट। ठीक है ना, ये होता है। तो लाइनर सीरीज में हम लोग N1 का मान 1 रखते हैं और N2 का मान 2 रखते हैं, डॉट 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 n तक रख सकते हैं। ठीक है ना। तो और रीडबर्ग कांस्टेंट का मान हम लोग रख देते हैं, तो क्या होता है, उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, जो है सभी रेखाओं की तरंग दैर्घ्य को हम लोग इससे ज्ञात करते हैं। तो विद्यार्थीगण ये 5 प्रकार की श्रेणियां हैं। लाइनर श्रेणी क्या होती है, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। लाइनर श्रेणी में क्या है कि जब हाइड्रोजन परमाणु ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आता है, कहाँ आता है, ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आता है, अर्थात N1 बराबर 1, N2 बराबर 2 3 4, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं होती हैं वो कहाँ पड़ती हैं, पराबैंगनी भाग में पड़ती है। देखिए उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं लाइनर श्रेणी में कहाँ पड़ती है, पराबैंगनी भाग में पड़ती है। ठीक है ना। अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट। इसमें दृश्य भाग में पड़ती है, दृश्य भाग, विजिबल। ठीक है। और इसमें अवरक्त, इंफ्रारेड, ये भी अवरक्त, ये भी अवरक्त। तो ये आपका है। इसमें क्या है, बामर श्रेणी। बामर श्रेणी क्या होती है, जब हाइड्रोजन परमाणु ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, अर्थात N1 बराबर 2, N2 इक्वल टू 3 4 5, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं होती हैं वो दृश्य भाग में पड़ती हैं। क्योंकि इस श्रेणी का पता वैज्ञानिक बामर ने लगाया था, इसलिए इसे हम बामर श्रेणी भी कहते हैं। पास्चन श्रेणी क्या होती है, जब हाइड्रोजन परमाणु ऊंचे ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है, अर्थात N1 इक्वल टू 3, N2 इक्वल टू 4 5 6, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं अवरक्त भाग में पड़ती है, इंफ्रारेड। देखिए लिख देते हैं, ये है विजिबल, ये क्या है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड भाग में पड़ती है, ये सब इंफ्रारेड में पड़ती है। ठीक है। ये ऊंचे ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आती हैं और ये भी उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं अवरक्त भाग में पड़ती हैं। क्योंकि इसका पता वैज्ञानिक ब्रैकेट में लगाया था, इसलिए हम ब्रैकेट श्रेणी भी कहते हैं। और फुंड श्रेणी क्या होती है, जब हाइड्रोजन परमाणु ऊंचे ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में आता है, अर्थात N1 इक्वल टू 5, N2 इक्वल टू 6 7 8, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं होती हैं वो अवरक्त भाग में पड़ती हैं। क्योंकि इस श्रेणी का पता वैज्ञानिक फुंड ने लगाया था, इसलिए हम इसे फुंड श्रेणी भी कहते हैं। तो ये श्रेणियां कैसे बनती हैं, इस चीज को हम आप लोगों को बता रहे हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की श्रेणियों का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने जा रहे हैं। इसके एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है, इसका ऊर्जा स्तर आरेख क्या होता है, आप लोग देखिए भाई। हम बताए हैं नंबर 1 लाइनर श्रेणी, जब हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है, जब हाइड्रोजन का परमाणु ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आता है, देखिए ये क्या है, निम्नतम ऊर्जा स्तर, ये उच्चतम ऊर्जा स्तर, ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में। इस प्रकार से आप लोग बना देते हैं। ठीक। तो जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं होती हैं ये अल्ट्रा वायलेट फील्ड में यानी पराबैंगनी भाग में पड़ती हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लाइनर श्रेणी। लाइनर श्रेणी, यही है लाइनर श्रेणी। ठीक है ना, ये क्या है, लाइनर श्रेणी। फिर हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जब हाइड्रोजन परमाणु कहाँ, देखिए ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आ रहा है,
इस प्रकार से आप कर लेंगे। तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं होती हैं वो दृश्य भाग में पड़ती हैं, इसे क्या कहते हैं, बामर श्रेणी कहते हैं, बामर श्रेणी। और फिर तीसरा मैं बता रहा हूं कि जब हाइड्रोजन परमाणु ऊंचे ऊर्जा स्तर से कहां आता है, तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है। ठीक, तो क्या होता है, लाइमन बामर पाश्चन श्रेणी बनता है। ऐसा आपका होगा पाश्चन। जब हाइड्रोजन परमाणु ऊंचे ऊर्जा स्तर से कहां आता है, चौथे लेवल में आता है। ऐसे इस प्रकार बना देंगे। और भी हम लाइनों को ड्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बीच में विभिन्न सारी लाइनों को हम लोग पतली पतली लाइनों को भी क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट, ये हो गया आपका ब्रैकेट से। ठीक, और पांचवी क्या है, जब हाइड्रोजन परमाणु ऊंचे ऊर्जा स्तर से कहां आता है, पांचवें ऊर्जा स्तर में आता है। तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं होती हैं औरत भाग में पड़ती हैं, इसकी खोजकर्ता के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, फुंड श्रेणी पड़ा, फुंड श्रेणी। तो ये विद्यार्थीगण आप लोगों के सामने जो है कि एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये है जो है एनर्जी लेवल डायग्राम। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली जो डिफरेंट प्रकार की सीरीज है, इसमें ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। और ये क्या है, -RHc बटे 1 का स्क्वायर -RHc बटे 2 का स्क्वायर -RHc बटे 3 का स्क्वायर, इस प्रकार डॉट 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 ये इसकी ऊर्जा होती है। तो अब हम इसको बता रहे हैं कि श्रेणियां सब एक ही कैसे मिलती हैं। अब नंबर 1 हम लाइमन श्रेणी की व्याख्या आप लोगों को बता रहे हैं। लाइमन श्रेणी क्या होती है, मैं बता रहा हूं कि जब हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है वह ऊंचे ऊर्जा स्तर से कहां आता है, पहले ऊर्जा स्तर में आता है, अर्थात n1 बराबर 1, n2 बराबर 2, 3, 4 डॉट 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 n तक जाएगा। तो 1 बटे लेमडा बराबर r, 1 बटे n1 स्क्वायर माइनस 1 बटे n2 स्क्वायर फार्मूला होता है। 1 बटे लेमडा इक्वल टू r, 1 बटे 1 का स्क्वायर माइनस 1 बटे, अभी क्या है, ये 2, 3, 4 डॉट 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 n तक। ठीक, तो हम इसको क्या लिखते हैं, n स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक, अब इसमें से जो है कि अगर पूछ ले कि पहली रेखा की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, दूसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य, तो n2 की जगह ये जो n है ना, इसकी जगह पे 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट रखेंगे और r का मान रखेंगे। तो क्या है, विभिन्न जो रेखाएं हैं, जो लाइनें हैं, उनके तरंग दैर्घ्य को आप लोग निकाल लेंगे, उनकी वेवलेंथ को आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपका हो गया लाइमन सीरीज। चूंकि इसका पता जो है वैज्ञानिक लाइमन ने लगाया था, इसलिए हम क्या कहते हैं, लाइमन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, बामर श्रेणी है। बामर, बामर में लिखिएगा, बामर, ठीक है ना, बालमर, BALMER, बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। बामर श्रेणी क्या है कि जब n1 इक्वल टू 2, n2 इक्वल टू 3, 4, 5 डॉट 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 n, तो आपका फार्मूला क्या आ गया, 1 बाई लेमडा इक्वल टू r 1 बाई n1
2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ क्या है, एन 1 इक्वल टू 2 है और ये जो एन है एन इक्वल टू 3 4 5 तो जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं होती हैं ये कहाँ पड़ती हैं, ये तो पड़ती है परावैगनी, यही एग्जाम में आता है, यही लिखना होता है 1 नंबर में, परावैगनी भाग। ये किससे पड़ती है, दृश्य भाग। और जो हमारा तीसरा है, अब तीसरा चौथा पांचवा सब सेम तरीके से, लाइमन बामर पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी में क्या है आपका, n1 इक्वल टू 3, n2 इक्वल टू 4 5 6 डॉट 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 n, यानी जब हाइड्रोजन का परमाणु ऊंचे ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो 1 बाई लेमडा इक्वल टू r 1 बाई 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n का स्क्वायर। अब n की का मतलब क्या होगा, 4 5 6। अब पाश्चन श्रेणी में ये पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है, ये तीसरी रेखा है, ठीक है ना। और यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर कहते हैं जब पहली रेखा का मान क्या कीजिए तो 1 बाई लेमडा इक्वल टू r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। और r का मान पर कांस्टेंट 1.097 गुणे 10⁻⁷ प्रति मीटर होता है, उसके मान को हम रख दें तो हमें लेमडा की वैल्यू पता चल जाती है। तो इस प्रकार आपका लाइमन बामर पाश्चन फिर उसका ब्रैकेट श्रेणी फुंड श्रेणी सबकी जानकारी आप लोग इस तरह से कर लेंगे। तो विद्यार्थीगण ये फिगर आप लोगों के सामने दिख रहा है, फिगर को आप लोग बार बार बनाएंगे, इसको हम लिख रहे हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये चीज़ कैसे याद होगा आप लोगों को, इसको रफ पर आप लोग खुद अपने आप को इस प्रकार नोट्स दिया गया है, रफ पे खुद आप लोग 3 4 बार बना लीजिए तो आपको जिंदगी भर के लिए रट्टू हो जाएगा। अब पांचों नाम क्रम से याद होना चाहिए, लाइमन श्रेणी बामर श्रेणी पाश्चन श्रेणी ब्रैकेट श्रेणी फुंड श्रेणी, पांचों नाम क्रम से जब याद रहेगा तब आप लोग इसके बारे में जानेंगे। पहला परावैगनी भाग, दूसरा दृश्य भाग, तीसरा आवरक्त भाग। परावैगनी दृश्य और आवरक्त भाग पड़ता है। तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की श्रेणियों की व्याख्या होती है। चौथा नंबर है ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी क्या होती है, n1 इक्वल टू 4, चौथा है n1 इक्वल टू 4, n2 इक्वल टू 5 6 7 डॉट 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 डॉट। तो इसका फार्मूला होता है 1 बाई लेमडा इक्वल टू r 1 बाई 4 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n का स्क्वायर। यहाँ n इक्वल टू क्या होगा 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक होगा, ठीक। अब इसमें क्या है, अगर आप n का मान 5 रख दें, यानी n इक्वल टू 5 रखने पर सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य मिलती है और n इक्वल टू अनंत रखने पर सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य मिलती है। n बराबर n इक्वल टू n इक्वल टू 5 रखने पर अगर आप n का मान जो है इसमें 5 रखेंगे तो सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी और n इक्वल टू 6 7 8 जो होता है ये छोटी है। अनंत रखने पे क्या होगी, सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी, ठीक है। अगर आप n का मान 5 रख दें और n का मान 6 रख दें तो 5वीं का मान ज़्यादा होगा, 6वीं का मान कम होगा, क्योंकि इसमें आप रखते जाओगे हल करते जाओगे मान निकलेगा, ठीक है। और r की वैल्यू आप लोग यहाँ जान लीजिए, रीड पर कांस्टेंट की वैल्यू 1.097 या 8 कुछ भी सकता है, गुणे 10⁻⁷ प्रति मीटर या मीटर इनवर्स आप कुछ भी कर सकते हैं, ये r की वैल्यू होती है। तो जब हाइड्रोजन का परमाणु जो होता है वह ऊंचे ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आता है, अर्थात n1 बराबर 4 n2 बराबर 5 6 7, तो 1 लेमडा इक्वल टू r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अगर आप n का मान 5 रख दे तो क्या होगा 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य 5 प्राप्त होती है और अनंत पर सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य प्राप्त होती है। इस प्रकार लाइनर वाले में
n बराबर 2 पर सबसे बड़ी, अनंत पर सबसे छोटी, n बराबर 3 पर उसके आगे वाले में, बामर वाले में n इक्वल टू 3 पर सबसे बड़ी, n इक्वल टू अनंत पर सबसे, ठीक है। और उसके पास्चर वाले में n इक्वल टू 4 पर सबसे बड़ी और अनंत पर सबसे छोटी तरंग प्राप्त होती है। और हम पांचवा आप लोग को बता रहे हैं फुंड श्रेणी, नंबर 5 है फुंड, PFUND, फुंड की स्पेलिंग बात को गलत दे देते हैं, फुंड सीरीज। जब हाइड्रोजन का परमाणु ऊंचे ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में आता है, देखिए ऊंचे ऊर्जा स्तर से कहाँ आ रहा है, 5वें ऊर्जा स्तर में आ रहा है। तो जब हाइड्रोजन का परमाणु ऊंचे ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में आता है, n1 इक्वल टू 5, n2 इक्वल टू 6, 7, 8 डॉट 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 अनंत तक, तो 1/λ इक्वल टू r 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। n का मतलब है क्या, 6, मतलब n2 6, 7, 8 अनंत तक है। तो इसमें जो है आपका n इक्वल टू 6 रखेंगे तो सबसे अधिक तरंग की रेखा प्राप्त होगी, और n इक्वल टू अनंत रखेंगे तो क्या होगी, सबसे छोटी। ये क्या होगी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी सबसे बड़ी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की श्रेणियों की व्याख्या। इससे किसी न किसी रूप में जरूर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, तो विद्यार्थीगण इसको खूब ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। देखिए रीडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है। रीडबर्ग कांस्टेंट का जो मान होता है आर, रीडबर्ग कांस्टेंट को हम आर अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, 1.097, किसी किसी बुक में 8 भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, गुणे 10 के आते 7 घात प्रति मीटर या मीटर इनवर्स। पहले ये तो आप लोगों का एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, विकल्प के रूप में पूछ लेता है रीडबर्ग निर्धारक का मान होता है, तो 4 विकल्प में देगा, 1.097 गुणे 10 के आते 7 घात, 1.097 गुणे 10 के आते माइनस 7 घात, 1.097 गुणे 10 के आते 8 घात, 1.097 गुणे 10 के आते माइनस 8 घात। ऐसा दे देता है कि लगता है कौन सही है। कुछ लोग 7 वाले पे, कुछ लोग -7 वाले पे ट्रिक लगा के चले आते हैं। तो ये कैसे पता चलता भाई, वास्तव में हाइड्रोजन परमाणु में कितना, हाइड्रोजन परमाणु केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन परमाणु केवल क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब हाइड्रोजन परमाणु को इतनी अधिक ऊर्जा दी जाती है कि हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर चला जाता है, अर्थात आयनित हो जाता है। अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर चला जाता है, क्या जाता है, आयनित हो जाता है। प्रयोगों के आधार पर देखा गया कि जो हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव होता है, हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव -13.6, हाइड्रोजन परमाणु का जो आयनन विभव होता है वो 13.6 वोल्ट होता है, 13.6 वोल्ट होता है, ठीक। तो आयनन विभव क्या होगा, आयनन विभव यानी कि रीडबर्ग नियतांक अगर हम इसमें निकालें तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा इक्वल टू आपका हो गया आयनन के बाद ऊर्जा माइनस आयनन के पहले ऊर्जा, आयनन के बाद ऊर्जा माइनस आयनन के पहले ऊर्जा, ठीक। तो आयनन के बाद ऊर्जा क्या हो जाती है, आयनन के बाद जो ऊर्जा है वो 0, भाई आयनन हो गया, आयनित हो गया, एनर्जी खत्म हो गई। और आयनन के पहले ऊर्जा आप लोग -RHC पढ़े हो, क्या पढ़े हो, -RHC। तो क्या होगा आपका +RHC। और हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा होती है कितनी होती है, 13.6, प्रयोगों के आधार पे होता है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13.6 बटे HC बराबर 13.6
अब बताओ एच का मान 6.6 गुणे 10 कहते माइनस 34 घात, प्लैंक नियतांक भर दिए। अब प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुणे 10 कहते 8 घात होता है। ठीक है, इसी चीज को आप लोगों को सॉल्व करना है। तो अब देखिए क्या होगा, इक्वल टू 13.6 बटे गुणा कर दीजिए, 3 छक्का 18 के 8 हाथ से लगाए 1, 3 छक्का 18 19 हो गया। ठीक है, एक अंक पे 10 लग गया, 34 में से 8 गया कितना होगा? 26, 10 कहते माइनस 26 हो गया। ठीक, अच्छा अब इसके बाद जो है कि आर इक्वल टू 13.6। ठीक है, 13.6 क्या है? 13.6 आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है ना, 13.6 आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ईवी में है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? जूल में करना है। गुणे 1.6 गुणे 10 कहते हैं माइनस 19। तो यहाँ भी आप लोग इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 छक्का 96 के 6 हाथ से लगा 9 और 16 48, 48 9 58 के 7 हाथ से लगा 5 और 16 के 16 और 16 5 19, 16 5 21। ठीक है ना, 10 वाला अंक पे लगेगा, 2 अंक पे लगेगा, 10 वाला 2 अंक पे लगा और यहाँ पे है आपका 10 के हाथे माइनस 19। ठीक है, अब ये हो गया आपका 21.76 21.76 बटे 19.8 है। जीरो कर ही सकते, कोई दिक्कत है नहीं। अब 26 में से 19 घटा दो, 10 पे 26 ऊपर जाएगा, 10 पे 26 माइनस 19, तो ये कितना होगा? 26 में से 19 जाएगा तो 7 होगा ना। अभी क्या होगा? लगभग देखिए 19 से क्यों 19, 1.097 गुणे 10 कहते हैं 7 घात। इसका मात्रा क्या होता है? मीटर इनवर्स या प्रति मीटर। तो जो चीज मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दिया था कि रीडबर्ग कांस्टेंट की दिस वैल्यू होती है, तो रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू को आप लोग निकाल लेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु की जो आयरन ऊर्जा होती है, आप लोग याद होना चाहिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, तो आयरन ऊर्जा बराबर आयरन के बाद ऊर्जा, आयरन हो जाता है तो 0 हो जाता है, माइनस आयरन के पहले ऊर्जा हो गया। तो 13.6 इक्वल टू RHC हो गया। तो R इक्वल टू 13.6 बटे HC, आपने H का मान रख दिया और C का मान रख दिया। तो जो है कि रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों को पता चल गई। तो स्टार्ट कीजिए। रीडबर्ग नियतांक के अनुप्रयोग। देखिए भाई, रीडबर्ग कांस्टेंट का अनुप्रयोग क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ रीडबर्ग कांस्टेंट। ये जो रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आप लोग प्राप्त किए हो, लर्न होना चाहिए 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर या मीटर इनवर्स। ठीक है, ये रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। इसके क्या अनुप्रयोग होते हैं भाई? इसके निम्नलिखित खास करके 2 अनुप्रयोग हैं। नंबर 1, आयनन ऊर्जा ज्ञात करना। आयनन ऊर्जा ज्ञात करना। ठीक है, और नंबर 2 क्या है? तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। रीडबर्ग कांस्टेंट के 2 अनुप्रयोग हैं, आयनन ऊर्जा ज्ञात करना और तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। तो आयनन ऊर्जा देखिए भाई कैसे ज्ञात करेंगे। आयनन ऊर्जा जो होता है आप लोग जानते हो, RHC बटे n स्क्वायर माइनस के साथ आप लोग जानते हो। तो आयनन के बाद ऊर्जा माइनस आयनन के पहले ऊर्जा, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है? डेल्टा E इक्वल टू RHC।
अब आर का मान 1.097 गुणे 10 के घाते 7 घात। प्लांक कांस्टेंट का मान 6.6 गुणे 10 के घाते -34 घात। अब प्रकाश तत्व के वेग का मान कितना आता है 3 गुणे 10 के घाते 8 घात होता है। अब इसको जरा देखो कुल कितना हो गया घात भाई, 8 7 15, 34 में से 15 घटा दीजिए कितना आएगा आपका 1 होगा 19। 1.097 गुणे 6.6 गुणे 3 गुणे क्या हो गया 10 में माइनस 19 हो गया। 10 में माइनस क्या हो गया 19 हो गया। अच्छा अब एक चीज और देखिए आप लोग, ये किस में आया, ये चीज आपका आया जूल में आया, ये एनर्जी किस में आई जूल में। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चूंकि उसका आयरन विभव किसमें होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, तो 1.097 ठीक है गुणे 6.6 गुणे 3 गुणे 10 कहते -19 घात, किससे भाग कर देते हैं 1.6 गुणे 10 कहते -19 घात से 19 कट गया, ठीक है ना 19 कट गया। अब आप ये जो है कि टोटल मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका कट जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, 2 8 16 2 3 6 2 3 6 3.33 होगा। तो जब आप इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये मान आपका आ जाएगा 13.6 आएगा। आप इसको निश्चित तौर पे कर सकते हैं क्योंकि 6 × 18 और फिर इतने की भाग पड़ेगी तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ये हो गया डेल्टा ई का मान आ गया। यानी कि रीडबर्ग कांस्टेंट की सहायता से हम आयनन ऊर्जा का मान ज्ञात, ये सिद्ध हो गया कि हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा होती है कितनी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आप आरएचसी के मान को रख दीजिए। अब देखिए भाई तरंग दैर्घ्य अगर आप ज्ञात करने की बात की जाए, देखो अगर तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने की बात की जाए तो सपोज कीजिए चाहे आप लाइनर का चाहे बामर का, पांचों हम बताए हैं, किसी का भी आपको ज्ञात करना है, मान लीजिए बामर श्रेणी का ज्ञात करना है, बामर श्रेणी की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है तो 1/λ/r 1/n1² - 1/n2 स्क्वायर। तो बामर में n1 का मान क्या होता है 2 होता है और n2 का मान 3 4 5 होता है, तो 1/λ/r ये क्या हो गया, मान पहले रेखा की हमें ज्ञात करनी है 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1/λ/r 1/4 माइनस 1/9, ठीक 1/λ क्या होगा r, अब क्या हो गया 5/9 हो गया, हाँ नहीं 5/9 चौके 36 हो गया, ठीक 5/36 हो गया। तो पलट दीजिए, ये नीचे तक आ रहा है, आपका लेमडा क्या हो जाएगा 36r/5 हो जाएगा। जो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी 36/5 आ जाएगी, ठीक है। अब हम इधर आपको बता रहे हैं इस चीज को, तो लेमडा इक्वल टू आपका हो जाएगा 36 और आर का मान कितना होता है 1.097 गुणे 10 के घाते 7 घात बटे क्या आ गया 5 हो गया, लगभग 5 7 35, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 7 35, 5 दूना 10 गुणे 1.097 गुणे 10 के घाते 7 घात। तो जरा इसका गुणा कीजिए, 1.097 में 72 का गुणा आप लोग करेंगे और गुणे 10 के घाते 7 घात कर देंगे, ठीक है ना। तो आपका जो है लेमडा का मान आ जाएगा 1
ये देखिए वैल्यू थोड़ा सा इसको चेंज करने में यहाँ से 36/5 आर होगा, ठीक है ना। 36/5 आर होगा, तो 36/5 अब आपने जब आर का मान रखा है, ठीक है, और इसके बाद आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 6.563 गुणे 10 के हाथे -7 घात, और इस चीज को भी जब आप लोग कैलकुलेट कर देंगे तो 6563 एंगस्ट्राम आ जाएगा, 6563 एंगस्ट्राम, ठीक है, क्योंकि एक एंगस्ट्राम में कितना होता है 10 के हाथे -10 घात मीटर होता है। तो लैम्डा की, यानी कहने का मतलब यह है कि रीडबर्ग कांस्टेंट की सहायता से हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली किसी भी रेखा की तरंग दैर्ध्य को हम लोग ज्ञात कर लेंगे और आयनन ऊर्जा को ज्ञात कर लेंगे। तो विद्यार्थीगण, आज की इस लेक्चर में हमने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के श्रेणियों को बताया, रीडबर्ग कांस्टेंट बताया, रीडबर्ग कांस्टेंट के अनुप्रयोग को बताया। इसको खूब ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। इसके आगे के लेक्चर में हम फ्राउनहोफर रेखा और उसके बाद लेसर मेसर को बताएंगे, तो ये चैप्टर इंड हो जाएगा। लेजर मेजर जब हम बताएंगे तो चैप्टर इंड होगा। इस वजह से इस चैप्टर को पूरा आप लोग जो है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल से पूरा पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलेंगे और आपको सफलता मिलेगी। तो वीडियो को ध्यान से पढ़िए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।